कभी सोचा है कि नक्शे पर एक जैसा दिखने वाला ये आयरलैंड द्वीप असल में दो अलग अलग देश क्यों हैं? देखिए, एक तरफ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरी तरफ है नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो ये बंटवारा हुआ कैसे? चलिए इसी की कहानी जानते हैं। तो सवाल यही है कि भाई एक द्वीप दो राष्ट्रों में कैसे तब्दील हो गया। देखिए, इस बंटवारे की जड़ें कोई एक दो साल नहीं बल्कि सदियों पुरानी हैं, और इसे समझने के लिए हमें इतिहास में काफी पीछे जाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है संघर्ष के बीजों से। ये जानकर शायद हैरानी हो कि आयरलैंड का ये बंटवारा कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो उस समय तक जाती हैं जब इंग्लैंड ने पहली बार आयरलैंड के मामलों में दखल देना शुरू किया था। 1530 के दशक में ट्यूडर विजय के साथ समझिए सब कुछ बदल गया, जब इंग्लैंड के राजा हेनरी आठ ने कैथोलिक चर्च से अपना नाता तोड़ा और प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की। तो इस संघर्ष को एक नया, एक धार्मिक रंग मिल गया। आयरलैंड, जो कि मुख्य रूप से कैथोलिक था, उसने इसका जबरदस्त विरोध किया। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि धर्म की भी बन चुकी थी। फिर आया साल 1609 और एक घटना जिसे कहते हैं अल्स्टर का प्लांटेशन। ये वो घटना थी जिसने उत्तरी आयरलैंड का भविष्य ही तय कर दिया। इसमें हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार ने स्थानीय कैथोलिकों से जमीनें छीनी और उन्हें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से आए प्रोटेस्टेंट लोगों को दे दिया। इस एक कदम ने उस इलाके का पूरा सामाजिक और धार्मिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल दिया, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अच्छा, प्लांटेशन के बाद विद्रोह की आग भड़क उठी। तो अगला दौर था संघर्ष, दमन और आखिरकार आयरलैंड की अपनी आवाज, यानी उसकी संसद को ही खामोश कर देने का। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल की जो जीत हुई वो बेहद क्रूर थी। उसके सैनिकों ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किए और कैथोलिकों से उनकी बची खुची जमीनें भी छीन लीं। ये आयरिश इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसने लोगों के मन में बहुत गहरी कड़वाहट भर दी। और नतीजा, जरा इस स्लाइड पर मौजूद इस आंकड़े को देखिए। 1650 के दशक तक जो आयरिश कैथोलिक कभी पूरे द्वीप के मालिक हुआ करते थे, उनके पास अब सिर्फ 10% जमीन बची थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दौर के दमन की पूरी कहानी बताता है। लेकिन जमीन छीनना ही काफी नहीं था। इसके बाद लागू हुए दंडात्मक कानून। जरा सोचिए, कोई वोट नहीं दे सकता, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और अपनी मेहनत से कमाई जमीन भी अपने बच्चों को नहीं दे सकता। इन कानूनों का एक ही मकसद था, कैथोलिकों को हर तरह से शक्तिहीन बनाकर प्रोटेस्टेंट शासन को मजबूत करना। 1798 में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों को एकजुट करने वाले यूनाइटेड आयरिशमैन ने एक विद्रोह किया, लेकिन उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। इस विद्रोह की नाकामी का सीधा नतीजा था 1801 का एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके तहत आयरिश संसद को ही भंग कर दिया गया और आयरलैंड पर सीधे लंदन से शासन किया जाने लगा। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आयरलैंड के बंटवारे की आखिरी स्क्रिप्ट लिखी गई। ये अकाल, क्रांति और आखिरकार गृह युद्ध का दौर था, जिसने द्वीप को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बांट दिया। 1840 के दशक में आयरलैंड पर एक और कहर टूटा, महान अकाल। जब आलू की फसल खराब हुई तो 10 लाख लोग भूखमरी से मर गए और 10 लाख लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। इस दौरान ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया थी, उसे कई आयरिश लोगों ने बिल्कुल नाकाफी माना, जिससे स्वशासन या होम रूल की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत में तो घटनाएं बिजली के रफ्तार से घटी। 1914 में होम रूल का वादा किया गया, लेकिन पहले विश्व युद्ध ने उसे रोक दिया। इस देरी से निराश होकर 1916 में डबलिन में ईस्टर विद्रोह हुआ। हालांकि इसे कुचल दिया गया, पर इसने स्वतंत्रता संग्राम की आग जला दी, जो आखिरकार 1921 की एंग्लो आयरिश संधि पर जाकर रुकी। और यही वो संधि थी जिसने आयरलैंड का नक्शा ही बदल दिया, जैसा कि इस स्लाइड पर साफ देखा जा सकता है। द्वीप दो हिस्सों में बंट गया, 26 कैथोलिक बहुल काउंटियों का आयरिश फ्री स्टेट और 6 प्रोटेस्टेंट बहुल उत्तर पूर्वी काउंटियों का नॉर्दर्न आयरलैंड, जो यूके का हिस्सा बना रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये संधि इतनी ज्यादा विवादास्पद थी कि इसने आयरलैंड को सिर्फ जमीन के तौर पर ही नहीं, बल्कि सोच के तौर पर भी बांट दिया। ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी की शपथ जैसे मुद्दों पर आयरिश राष्ट्रवादी आपस में ही लड़ पड़े और देश एक क्रूर गृह युद्ध की आग में झुलस गया। बंटवारे के बाद की कहानी भी शांतिपूर्ण नहीं रही, खासकर नॉर्दर्न आयरलैंड में। ये हमें द ट्रबल्स के दौर में ले जाता है, जो बंटवारे की हिंसक विरासत और शांति की ओर जाने वाले मुश्किल रास्ते को दिखाता है।
नॉर्दर्न आयरलैंड में ये बंटवारा एक गहरे और हिंसक संघर्ष में बदल गया, जिसे द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब कैथोलिक अल्पसंख्यकों ने नौकरियों और घरों में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए तो 1969 में ब्रिटिश सेना भेजी गई और 1972 के ब्लडी संडे जैसी घटनाओं ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। ये संघर्ष मुख्य रूप से 3 गुटों के बीच था। एक तरफ थे रिपब्लिकन अर्धसैनिक बल जैसे IRA, जो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड गणराज्य का हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ थे लॉयलिस्ट अर्धसैनिक बल, जो ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना चाहते थे। और इन दोनों के बीच में थी ब्रिटिश सुरक्षा बल। लगभग 30 सालों की हिंसा के बाद 1998 में गुड फ्राइडे समझौते ने आखिरकार शांति का रास्ता खोला। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत नॉर्दर्न आयरलैंड में एक सत्ता साझाकरण वाली सरकार बनाई गई, जिसमें यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों को जगह मिली। इसने लोगों को ब्रिटिश या आयरिश या दोनों नागरिकता रखने का अधिकार भी दिया। और शांति का सबसे बड़ा फायदा मिला आर्थिक विकास के रूप में। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कभी यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक था, उसने तेजी से विकास किया और सेल्टिक टाइगर इकोनॉमी बन गया। नॉर्दर्न आयरलैंड में भी शांति के बाद निवेश और टूरिज्म में जबरदस्त उछाल आया। आज, एक सदी के बंटवारे के बाद, आयरलैंड एक चौराहे पर खड़ा है। शांति और सहयोग ने दोनों हिस्सों को करीब तो ला दिया है, लेकिन भविष्य क्या है? क्या आयरलैंड कभी फिर से एक हो पाएगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।